हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे 12th क्लास के इतिहास में जो MCQ आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वन वर्ड्स या ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उन पर कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है पेपर का जो इस समय 15 नंबर में आपके आ रहा है। तो 15 नंबर आपके कैसे पूरी तरह से सिक्योर किए जा सकें, उसके लिए हम चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। ईंट, मनके और अस्थियां, जो आपका पहला चैप्टर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का समय क्या है, इसका समय पूछा जा सकता है, और वो समय है 2600 से 1900 BCE। ओके, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का निर्माण किससे किया गया था। ध्यान देना, मोहरें जो थी, जो व्यापारिक कार्य में प्रयोग होती थी, ये सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बांट थे माप तौल के, उनको किससे बनाया जाता था। तो माप तौल के जो बांट थे वो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। माप तौल के बांट चर्ट से, और जो मुद्राएं हैं, जो मोहरें हैं, वो सेलखड़ी पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले। ऐसी सभ्यता जहाँ मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, और वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दो स्थान, चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान कहाँ है, जो थार रेगिस्तान का क्षेत्र है, जो भारत की पश्चिमी सीमा है, इस किनारे पर, यहाँ पर थार मरुस्थल का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पाकिस्तान और भारत का फैला हुआ जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, और बनावली हरियाणा में, यहाँ मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। खेतों की जुताई हल से की जाती थी, तो इसके चिन्ह कहाँ से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा, राजस्थान से जुते हुए खेत के चिन्ह मिले हैं। नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग होता था। सोतुरघई, ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दूसरी सबसे बड़ी संरचना कौन सी है। अन्नागार, जहां अन्न भंडारण किया जाता था नदियों के किनारे। और सबसे बड़ी संरचना कौन सी है अगर पूछ लिया जाए तो, महान स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त जो ईंटें थी, उनके आकार का अनुपात क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय संस्कृति थी, तो मकानों का निर्माण ईंटों से किया गया था। ईंटों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसमें 4.2.1 इसका अनुपात था। फायांस क्या है। फायांस एक मिश्रित पदार्थ होता था जिससे बहुमूल्य बर्तन बनाए जाते थे, कीमती बर्तन बनाए जाते थे। उसको घिसी हुई रेत, बालू और रंग को मिक्स करके उसमें चिपचिपा पदार्थ भी डाला जाता था, जिससे जो मिश्रित पदार्थ तैयार होता था उससे बर्तन बनाए जाते थे। और इनका प्रयोग कीमती सामानों के रखने में अमीर वर्ग के द्वारा किया जाता था। तकलियाँ किस पदार्थ से बनाई जाती थी। सूत काटने के लिए तकलियां भी फायांस से बनाई जाती थी। ओके, शंख से बनी वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों स्थान समुद्र के किनारे हैं। यहाँ से शंख से बनी हुई चूड़ियाँ, शंख से बने हुए मनके, ये प्राप्त हुए। ओके, ये एक जो है शिल्पकारी के केंद्रों में भी है। शिल्प उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध बस्ती कौन थी। चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो है, लोथल है और नागेश्वर है। ये सब शिल्प वाली बस्ती थी, जिसमें कि चन्हुदड़ो सबसे प्रसिद्ध है। दिलमुन नाम किस स्थान के लिए प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है, दिलमुन किसके लिए आया है। बहरीन के लिए। जो मेसोपोटामियाई अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में कुछ स्थानों के नाम हैं, जैसे दिलमुन है, मगान है। तो मगान किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। ओमान के लिए। आज जिसको हम ओमान कहते हैं, उसके लिए मगान का प्रयोग हुआ है। इसी तरह मेसोपोटामियाई लेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा नाम प्रयोग हुआ है। मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने
मेलुहा शब्द से संज्ञागित किया है। और जो दूसरे क्वेश्चन हैं और देखते हैं। दूसरे और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो आपके सामने हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे कि परीक्षा के समय आपको सुविधा रहे। आप एक नज़र इन पर दौड़ा सकते हैं और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपकी नज़र से ओझल ना होने पाए, ये सुविधा रहेगी। आइए दूसरे क्वेश्चन है, कांसे की जो नर्तकी की प्रतिमा है वो सिंध घाटी के शिल्प का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और वो कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा मिली है। उससे स्त्रियाँ कैसे अपने आप को सुसज्जित करती थी, आभूषण, उनके नृत्य और संगीत के आनंद का भी परिचय प्राप्त होता है। धौलावीरा का उत्खनन कब और किसने कराया? ये एक बड़ी महत्वपूर्ण साइट है गुजरात में। 1990 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की और इसका खुदाई कराया। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये एक नगरीय और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसमें कांसे का बहुत ऐसे प्रयोग हुआ। तांबा के साथ टिन मिला करके कांसा बनाते थे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए इनको तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तो भारत में खेतड़ी से प्राप्त होता था और ओमान से तांबा आता था। ओमान से प्राप्त तांबा यहाँ पर प्रयोग होता था। जब मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हुई और दोनों के तांबों का मिलान किया गया तो दोनों जगहों से प्राप्त तांबे में निकल की मात्रा समान है। तो इसलिए ये भी प्रयोग है कि संभवतः खेतड़ी का खाना, खेतड़ी वाला तांबा ओमान तक जाता था, ये भी एक प्रमाण है। तो दोनों में निकल की मात्रा समान होना व्यापार का एक प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल व गोदी के प्रमाण, गोदी समझते हैं, जहाँ पानी के जहाज रुकते थे, पानी के जहाज मरम्मत किए जाते थे, निर्माण होता था। तो सिंधु सभ्यता में चावल व गोदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल, डकयार्ड, जहाँ जहाज बनाए जाते थे। भोगवा नदी के किनारे गुजरात में लोथल है, वहाँ से इसके चिन्ह प्राप्त हुए। बेदियाँ या हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा और लोथल में ऐसी बेदियाँ मिली हैं जिससे इतिहासकारों का कहना है कि संभवतः ये यज्ञ के माध्यम से अपनी देवताओं की आराधना करते थे। अच्छा, ये किस चीज़ की पूजा करते थे? इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये मातृ देवी की आराधना करते थे। मातृ देवी की मिट्टी की बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो संभवतः ये मातृ देवी की प्रकृति शक्तियों की, इनकी उपासना करते थे। ओके, आगे चलते हैं। समाधान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। तो दोहरी समाधि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो समाधान करते थे उसमें डेड बॉडी को जमीन के नीचे दफनाते थे कब्र में। संभवतः इस प्रकार से दोहरी समाधि के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल, यहाँ से दोहरी समाधियाँ, दो व्यक्तियों को एक ही कब्र में दफनाया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कब्रें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिसमें मनुष्यों को उनके प्रयोग किए जाने वाले सामान के साथ दफनाया गया है, जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें जैस्पर के छलने हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, तांबे के उपकरण हैं। तो इन चीज़ों को रख करके दफनाया गया है। तांबे का आईना है, शीशा है। तो इस तरह से इससे पता लगता है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ओके, मेसोपोटामियाई मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का बड़ा प्रमाण। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मेसोपोटामिया मोहर मिली है? लोथल। लोथल बहुत महत्वपूर्ण है, कई चीज़ों के चिन्ह मिलते हैं, लोथल को याद रखिएगा। देखिए, लोथल गोदी का चिन्ह, लोथल से हवन कुंड, लोथल से दोहरी समाधि, लोथल से मेसोपोटामियाई मोहर। ओके, लोथल से चावल और गोदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। समाधान में मानव व कुत्ते के चिन्ह साथ में कहाँ से मिले? ऐसी भी समाधि मिली है जहां मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, पंजाब में रोपड़। कुछ इतिहासकारों ने अपनी बुक में एक स्थान और लिखा है, मांडा। ओके, तो अगर रोपड़ नहीं है, मांडा ही है, तो मांडा को भी आप टिक करेंगे। ओके, घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं?
घोड़ा एक ऐसा पशु था जो संभवतः ये लोग उससे कम परिचित थे। तो घोड़े की अस्थियां सुरकोदा गुजरात में कच्छ में यहाँ से प्राप्त हुआ है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? SN राव, ये इसके लेखक हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ओके। कनिंघम कौन थे? भारत के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल। ये किन स्रोतों को ज़्यादा महत्व देते थे? लिखित स्रोतों को। ध्यान रखिएगा, ये पहले ASI के डायरेक्टर जनरल थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके पहले थे। दूसरे कौन थे? REM व्हीलर। ओके। तो कनिंघम जो थे किन स्रोतों को ज़्यादा महत्व देते थे? लिखित स्रोतों को। ओके। इस सभ्यता में बांटों का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो बांटों का आकार था वो कैसा था? घनाकार था। मैंने आपको बताया था कि बांट जो होते थे वो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे और उनका आकार घनाकार होता था। सिंधु सभ्यता में जो तराजू के पड़े होते थे, जो व्यापार होता था, वो किससे बने होते थे? धातु के बनते थे, तांबा और तासे के बनते थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सबसे अधिक जो चिन्ह हैं वो किस अभिलेख में कितने प्राप्त हुए? सबसे अधिक चिन्ह 26 चिन्ह है। यहाँ की जो लिपि थी वो वर्णमालीय नहीं थी, चित्र में रहस्यमयी लिपि थी, संकेताक्षर लिपि थी और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। बुस्ट्रोफेदन या गोमूत्राक्षर लिपि भी इसको कहते हैं। बुस्ट्रोफेदन या गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कुल ऐसे 375 से लेकर के ऐसे 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और चूंकि ये लिपि वर्णमालीय नहीं थी इसलिए इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ध्यान रखना इसको। तो सबसे बड़ा अभिलेख 26 चिन्हों का है। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसने की? जॉन मार्शल, जो कनिंघम के बाद जॉन मार्शल आए और वो 1924 में उन्होंने इसकी घोषणा की कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक अति प्राचीन सभ्यता थी, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। तो 1924 में उन्होंने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की विधिवत घोषणा की। हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो, ये दो प्रमुख स्थान हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया तो दयाराम साहनी। और इसी तरह जो दूसरा प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, इसका उत्खनन किसने कराया तो राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसी तरह आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर का सुदूरतम केंद्र कौन था, इसका विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, इधर पश्चिम में सूतकांगेंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ के पास आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 छोर याद रखना, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सूतकांगेंडोर और पूर्व में मेरठ के पास आलमगीरपुर। ये इसका था। एक यहाँ रत्न का बहुत सा प्रयोग किया गया, कुछ कीमती पत्थरों से तरह तरह की ज्वेलरी बनाई जाती थी। एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि कार्नेलियन जो पत्थर था उसका मूल रंग किस प्रकार का होता था? मूलतः कार्नेलियन जो है पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का पत्थर था। लाजवर्द, इस कीमती पत्थर का भी प्रयोग आभूषण में होता था। लाजवर्द नीले रंग का होता था। कार्नेलियन पीला, लाजवर्द नीला।
लेकिन कार्नेलियन को आग में तपा करके इसको लाल करते थे, फिर इसको आभूषण में प्रयोग करते थे। लाजवर्द को नीला ही रखा जाता था। लाजवर्द कहाँ से मिलता था, अगर ऐसा पूछ लिया तो शोतुरघई से। लाजवर्द शोतुरघई से मिलता था। और पीले रंग वाला कार्नेलियन कहाँ से मिलता था, तो ये भड़ोच, गुजरात, ये भड़ोच से मिलता था। और नीले रंग का जो लाजवर्द था वो शोतुरघई, अफगानिस्तान, यहाँ से मिलता था। जॉन मार्शल के बाद एक डायरेक्टर जनरल हुए आर.एम. व्हीलर। तो उनकी खुदाई और जॉन मार्शल की खुदाई में अंतर क्या था? देखिए, जॉन मार्शल भारत आने से पहले यूनान और क्रीट में उनको खुदाई का अनुभव था। उन्होंने ऐतिहासिक खुदाइयों में भाग लिया था। तो जो भारत आए तो उन्होंने जो क्षैतिज खुदाई, समान क्षैतिज खुदाई, ये उन्होंने नीति अपनाई। इस तरह से खुदाई करवाते थे। जो माउंट होते थे, जो टीले होते थे, इन टीलों को एक तरफ से धीरे धीरे करके खोदा जाता था ऊपर से नीचे तक, और प्राप्त वस्तुओं को वर्गीकृत कर दिया जाता था। जब आर.एम. व्हीलर आए तो उन्होंने अस्तर विन्यास, क्षैतिज और अस्तर विन्यास, दो शब्द याद रखना, बस आप लिख देंगे। क्षैतिज खुदाई जॉन मार्शल की थी, आर.एम. व्हीलर की स्तर विन्यास थी। अस्तर विन्यास में क्या होता था, इसको बीच में एक ट्रेंच काट दी जाती थी, फिर जमीन की एक एक परत को हटाते थे और प्राप्त वस्तुओं को अलग करते थे। तो आर.एम. व्हीलर की जो खुदाई थी वो बड़ी वैज्ञानिक थी और इसी को अब फॉलो किया जाता है। तो अस्तर विन्यास आर.एम. व्हीलर से है संबंधित, और क्षैतिज, समान क्षैतिज खुदाई वो जॉन मार्शल से संबंधित है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सोने की प्राप्त हुई है? सोना मिला है, लेकिन वो संचित निधियों के रूप में मिला है, बहुत कम प्राप्त हुआ है, और वो संचित निधि के रूप में जमीन के नीचे प्राप्त हुआ है। एक स्थान ऐसा है जहाँ कुछ डेड बॉडीज ऊपर पड़ी हुई थी, उनको दफनाया नहीं गया था, उसको कहते हैं डेड मैन गली। वो स्थान कहाँ है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थान का नाम बताओ जो डेड मैन गली जिसको कहते हैं, वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी गली है जिसमें कि 100 बाहर पड़े हुए हैं, और कुछ इतिहासकार इसीलिए आरोप लगाते हैं कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाहरी आक्रमणों से हुआ होगा। जो लोग थे वो मार डाले गए, उनको कोई दफनाने वाला नहीं रह गया, शेष लोग यहाँ से पलायन कर गए। तो डेडमैन गली जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको बता दिए गए। लगभग इन प्रश्नों को अगर आप तैयार करेंगे तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और परीक्षा के लिए विधिवत तैयारी करें।